दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा जन्म एक बहुत ही रईस घर में हुआ था। मेरे पिताजी एक बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए मुझे इतने प्यार और दुलार के साथ पाला गया था कि मेरी हर फरमाइश मेरे बोलते ही पूरी हो जाती थी। सच कहूँ तो भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा था और उसके साथ साथ रंग रूप हर एक चीज़ थी। मैं इतनी सुंदर थी कि कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। लोग कहते कि प्रिया, तुम बहुत सुंदर हो, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह लड़का बहुत खुश नसीब होगा, क्योंकि वह इतनी सुंदर लड़की का पति जो होगा। अभी मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रही थी और मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम अजय था। वह भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मुझे उसके पिताजी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन जिस गाड़ी से वह आता था वही गाड़ी कम से कम 50-60 लाख की होगी और उसको देखकर मुझे लगता था कि वह बहुत हाई फाई और बहुत अमीर घर का लड़का है। वह हर समय बस मुझे ही देखता रहता था। यह बात मैं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर उसको अनदेखा करती थी। सच पूछो तो मैं भाव खाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरे प्यार में पागल है और आज नहीं तो कल वह अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा। और इस इंतज़ार में मैं भाव खा रही थी, लेकिन शायद उसको भी पता चल गया था कि मैं उसको पसंद करती हूँ। इसलिए उसने ज़रा भी देर ना करते हुए तुरंत आकर मुझे प्रपोज़ कर दिया और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने उससे कहा कि अरे, आज तो हम पहली बार बात कर रहे हैं और तुम पहले ही दिन शादी का बोल रहे हो। कम से कम पहले 2-4 बार हम एक दूसरे से मिलजुल ले और एक दूसरे को जान ले, उसके बाद शादी का सोचेंगे। और वह भी जब तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी से भी नहीं करेंगे। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लग गए और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होते जा रहे थे। मेरी ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो गई थी और अजय ने भी अपने पापा का बिजनेस अब ज्वाइन कर लिया था। इसलिए अजय ने देर ना करते हुए तुरंत अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया। जब अजय ने मेरे घर वालों के बारे में अपने पिताजी को बताया तो उसके पिताजी ने कहा, अरे, उनको तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, वह तो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। अगर उनकी लड़की है तो मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं फ़ौरन ही उनसे तुम्हारी और प्रिया की शादी की बात करूँगा। लेकिन अजय दूसरे शहर में रहता था जहाँ उसकी कोई हवेली थी, इसलिए मुझे शादी करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर कैसे रहूँगी। फिर एक दिन अजय के पिताजी हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरे पिताजी से शादी का रिश्ता मांग लिया। मेरे पिताजी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी थे और इससे अच्छी बात क्या होगी। वह दोनों शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। मेरे पिताजी ने कहा कि हमारा तो सब कुछ प्रिया का ही है, इसलिए हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास सब कुछ आपका ही है, इसलिए दहेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय के पिता ने कहा कि अजय भी मेरा इकलौता ही बेटा है और मेरा सब कुछ भी सिर्फ अजय का ही है और आपकी बेटी का है, इसलिए यह बात आप कभी मत कहना कि हम दहेज लेंगे, क्योंकि मुझे दहेज लेना और देना दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने सोचा मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मेरे पिताजी और अजय के पिताजी ने मिलकर हम दोनों की शादी तय कर दी और शादी के बाद मैं उदयपुर की हवेली में जाने वाली थी। वैसे मैं दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में तो अजय सिर्फ पढ़ाई के लिए आया था, वैसे वह उदयपुर का रहने वाला था, इसलिए शादी के बाद भी मुझे भी उदयपुर जाना था। देखते ही देखते हम दोनों की शादी का दिन करीब आ गया और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। इतनी धूमधाम से कि आसपास के लोग बाग देखते ही रह गए। दूर दूर तक लोग मेरी शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कितनी हाई फाई शादी है।
अजय के पिताजी इतने ज़्यादा रईस थे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मेरे पिताजी से भी ज़्यादा अमीर होंगे। सच कहूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था कि देखो मैं कितने अमीर घर में पैदा हुई और उससे भी ज़्यादा अमीर घर की बहू बनने जा रही हूँ। एक दिन अजय के पिताजी हमारे घर पर आए और मेरे पिताजी से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन वह लोग मुझे देखते ही चुप हो गए। पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे। शायद कुछ कह रहे थे कि इतने मिल गए हैं और इतने की डिमांड और है, अगर पूरी हो गई तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मैंने सोचा कि शायद कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपनी शादी की तैयारियों में बिज़ी हो गई। देखते ही देखते बारात दरवाजे पर आ गई और मेरी शादी अजय से हो गई। अगले दिन मैं उदयपुर अपनी ससुराल पहुंच गई। मैंने देखा इतनी बड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली तो मैंने फ़िल्मों में देखी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। यह तो मेरी सोच से भी बहुत बड़ी थी। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरी, वैसे ही नौकरों की लाइन मेरे आगे खड़ी हो गई और मेरे ऊपर फूलों की बारिश करने लगी। मैंने और अजय दोनों ने हवेली में कदम रखा तो नौकरानी देखती रह गई और कहने लगी कि नई बहू रानी तो बहुत सुंदर है। नई बहू रानी से क्या मतलब था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी कि नौकरानी ने ऐसा क्यों कहा कि नई बहू रानी बहुत सुंदर है। क्या कोई और भी बहू रानी इस घर में रहती थी जो नौकरानी ने मुझे नई बहू रानी कहकर पुकारा? तभी मेरे ससुर जी ने नौकरानी को ज़ोर से डांटा और कहा, जाओ अपना काम करो, तुम लोगों को कोई काम वाम नहीं तो है नहीं, बस इधर उधर की बातें करती रहती हो। शायद वह मेरी परेशानी समझ गए थे कि मैं नई बहू रानी का नाम सुनकर कुछ सोच में पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने उस नौकरानी को डांटकर वहाँ से भगा दिया। कुछ दिन हो गए थे मुझे उस हवेली में रहते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे मेरे अलावा भी उस हवेली में कोई और भी है जो मुझे बुलाता है। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई है जो मुझे आवाज़ देता है और मुझे कहता है कि मेरी मदद करो। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवेली की पिछली तरफ जो एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में कोई है। मैंने अजय को बताया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो, ज़्यादा फालतू इधर उधर की बात पर ध्यान मत दो। क्या पता कोई नौकरानी हो जो पीछे के कमरे की सफाई कर रही हो, तुम्हें लगा हो कि शायद कोई हो, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, बस तुम खुश रहा करो। अजय की बात सुनकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वह कुछ छुपा रहा हो, जैसे हवेली के पीछे जो कमरा है उसमें कोई राज हो। मैंने कई बार सोचा कि मैं एक बार खुद जाकर हवेली के पीछे वाले कमरे में देख लूं कि कौन है जो उस कमरे में रहता है, लेकिन जब भी मैंने जाने की कोशिश की तो एक नौकरानी हर समय मुझ पर नज़र रख रही होती थी। वह हर बार मुझे उस कमरे में जाने से रोक देती थी। मुझे पहले तो शक हुआ कि इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में जाने वाली हूँ, और यह तभी मुझे बुलाने आ जाती है और कहती है, मालकिन आप वहाँ नहीं जा सकती हो। आखिर ये मुझे क्यों नहीं जाने देती है। एक दिन उस नौकरानी को बहुत तेज़ बुखार हो गया तो मैंने उसे बुखार की दवाई के साथ नींद की दवाई भी दे दी, जिसे खाकर वह बहुत गहरी नींद में सो गई और उसे पता ही नहीं चला कि मैं कब हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई हूँ। हवेली के पीछे वाले कमरे में जाकर तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपनी बात कहूँ। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो नौकरानी आखिर मुझे क्यों वहाँ जाने नहीं देती थी। मैंने पीछे वाले कमरे में देखा तो मुझे उसमें कुछ लड़कियाँ दिखाई दी जिनको बांध कर रखा हुआ था।
आखिर वह लड़कियां कौन थी? मैंने पहले सोचा कि मैं अजय से पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अजय से पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह फिर मुझे चुप करवा देगा। इसलिए मैंने अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, वाला कमरा खाली है या वहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ किसी को नहीं देखा। मैंने इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा पूछती तो मेरे ससुर जी कभी भी जवाब नहीं देते, लेकिन मैंने झूठ बोला और बात घुमाकर पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, पीछे वाले कमरे में कोई नहीं रहता है, वह कमरा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ मत जाया करो। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि इन सब में मेरे ससुर का हाथ है। आखिर कौन थी वो लड़कियाँ जिन्हें हवेली के पीछे के कमरे में बंद करके रखा गया है? उस दिन मैं सिर्फ खिड़की से झाँक कर वापस आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं उन लड़कियों के पास ज़रूर जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे ताला तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन जब हकीकत मेरे सामने आई तो मुझे खुद से नफ़रत हो गई। अब एक दिन मैंने नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सो गई। और जब वह सो गई तो मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई और मैंने ताला खोला। ताले की चाबी मैं नौकरानी की जेब में से ही निकाल कर ले गई थी। वह तो बहुत गहरी नींद में सोई थी, इसलिए उसे होश ही नहीं था। मैंने चाबी से ताला खोला और उन लड़कियों के पास चली गई और पास जाकर मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बंदी बनाकर रखा है? तुम कौन हो? उन लड़कियों ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या सच में एक पति ऐसा भी हो सकता है, या कोई पति ऐसा भी अपनी पत्नी के साथ कर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी बात पर विश्वास कैसे ना करती, क्योंकि जैसे उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। उन लड़कियों ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन से कमरे को बंद करके वापस चली आई और चाबी नौकरानी के पास रख दी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के साथ मैं रह रही हूँ वह इंसान इस हद तक गिरा हुआ है। एक दिन मैंने मौका पाकर फिर से नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि अजय और उसके पिता बाहर गए हुए थे। उनके आने से पहले मुझे काम को अंजाम देना था। देर न करते हुए तुरंत मैंने चाबी उठाई और पीछे के कमरे में पहुंच गई। मैंने देखा कि पीछे कुछ 10-12 लड़कियां थीं जिन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी थीं। मुझे देखते ही वे सब कहने लगी, दीदी हमें बचा लो, यह लोग हमें बेच देंगे, हमें दूसरे देशों में बेच देते हैं, प्लीज़ हमें बचा लो, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग चुप हो जाओ और किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल फिर मिलने आऊँगी और इस बार जब मैं तुमसे मिलने आऊँगी तो तुमको रिहा करवा दूँगी यहाँ से, लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ भी मत बताना। और मैं चुपचाप ताला लगाकर फिर से हवेली में आ गई और मैंने चाबी भी नौकरानी की जेब में रख दी। और जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, इसलिए उसे पता ही नहीं लगा कि पीछे के कमरे में गई थी और सारी सच्चाई जान गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं सारी बात अजय को भी बता दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं अगर मैंने अजय को बताया और उसने अपने पिताजी को बचाने के चक्कर में सारी बात अपने पिताजी को बता दी, तो इसलिए मैंने सारी बात अजय को भी नहीं बताई। अभी तो मेरा पूरा ध्यान उन बच्चों को बचाने में ही था, क्योंकि वे मासूम थे। मैंने सारी बात पुलिस को फ़ोन करके बता दी और यह भी बता दिया कि इन लोगों को नहीं पता कि मुझे सारी बात पता है। आप पहले चुपचाप यहाँ आ जाइए, फिर आपको उस कमरे में वह लड़कियाँ मिल जाएंगी। फिर मैंने अजय से पूछा कि अजय, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपाते हो? ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता दो। अजय ने कहा कि नहीं, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, सच बताओ आखिर हुआ क्या है। मैंने जैसे कहा कि अजय, तुम्हारी हवेली के पीछे वाले कमरे में 14-15 साल की लड़कियां और कुछ छोटी लड़कियां किडनैप करके रखी हुई हैं। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो?
यह सुनकर अजय का तो जैसे चेहरा ही बदल गया। वह मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा और मुझे मारने पीटने लगा और कहने लगा, तुझे मैंने मना किया था कि हवेली के पीछे वाले कमरे में मत जाना, लेकिन तू नहीं मानी। मैंने तुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुझे तो सिर्फ पीछे वाले कमरे की ही पड़ी थी, मेरे प्यार की कुछ नहीं पड़ी थी। अजय का ऐसा व्यवहार देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। मुझे तो कोई पागल साइको लग रहा था। इतने में अजय के पिताजी भी आ गए। वह भी कहने लगे कि मैंने कई बार इसे हवेली के पीछे कमरे की तरफ ताका झांकी करते हुए देखा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह पीछे वाले कमरे में चली गई। मैंने नौकरानी को भी इस पर नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन वह भी इस पर ठीक से नज़र नहीं रख पाई, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हो गई। अब इसका भी हमें पुरानी बहुरानी की तरह ही हाल करना होगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, वरना अगर किसी को पता चल गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ज़िंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अजय इसको जान से मार दे और पीछे के कमरे में दफना दे। ससुर की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब अजय की पहले भी एक बार शादी हुई थी और उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। तभी इन लोगों ने उसे मार डाला और पीछे के कमरे में दफन कर दिया था, और अब ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। अजय मुझे बुरी तरह मार रहा था और उसके पिताजी उसका साथ दे रहे थे। इतने में पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे बचा लिया और कहा कि आपकी बहू ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपने किस तरह से लड़कियों को किडनैप करके रखा है और आप इन्हें देश विदेश में बेच देते हैं, जिससे आपकी मोटी कमाई होती है। पुलिस ने मुझे अजय और उसके बाप के हाथों से छुड़ाया और कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी की वजह से कई बेटियों की जान बच पाई है। तभी अजय के पिताजी बोले कि तुम्हें मैं अब एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पिताजी पर। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे सच्चे इंसान हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन सब में वह हमारे बराबर के भागीदार हैं और हमारे बिजनेस का आधा प्रॉफिट वह भी लेते हैं। बचपन से जो तुम पली बड़ी हुई हो वह सभी तुम्हारे पिता ने इसी तरह कमाया है। यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि जितना हम भागीदार हैं तुम्हारे पिताजी भी उतना ही हैं। इतना सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो हैरान हो गई कि मेरे पिताजी भी ऐसे इंसान हैं जो कि लड़कियों को बेचकर उनकी कमाई खाते हैं, और मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे रुपए से बड़ा किया। मुझे तो अपने आप से ही नफ़रत हो गई थी। मेरे पिताजी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अजय और उसके पिताजी और मेरे पिताजी तीनों ही जेल में अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं। उन बच्चों ने मेरे दिल से धन्यवाद दिया और उनको पुलिस ने उनके घर पहुंचा दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, अपने ससुराल में जहाँ मेरा सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं था, या मेरे पिताजी के पास जिसने दूसरों की बेटियों को बेचकर अपना घर बना रखा था। इसलिए मैं अपने ससुराल और अपना मायका दोनों छोड़कर एक टीचर की नौकरी कर रही हूँ और अपनी जीविका चला रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक संतुष्ट हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह कहानी कॉपीराइट है। यह कहानी बिना परमिशन के उपयोग करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।